स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में आज मैं लेकर आया हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 हिस्ट्री कोड नंबर 027 क्लास 12th के लिए। आपको पता है बच्चों कि सीबीएसई ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे सीबीएसई के लिए 2022-23 के बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है। जरूर इसको देख लीजिएगा क्योंकि पैटर्न चेंज है, मार्किंग स्कीम चेंज है, क्वेश्चंस चेंज है और डिफरेंट पेपर होने वाला है। तो बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होने वाली है, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, पैटर्न किस तरीके से है, वो हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो लिखा होगा सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23। ये सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो उन्होंने वेबसाइट पे रिलीज किया हुआ है। कोड नंबर आपका 027 है सब्जेक्ट का और क्लास है 12th। बच्चों सबसे पहले आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का होने वाला है बोर्ड एग्जाम का आपका हिस्ट्री का, वो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे उसके 80 होंगे, यानी 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ध्यान रख लीजिएगा पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर हुआ था कोविड-19 कंडीशन के कारण वो 40 मार्क्स का हुआ था, टर्म 1 का भी और टर्म 2 का भी। लेकिन यहां पर आपको कंप्लीट 1 पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, वो 80 मार्क्स का होगा। 80 नंबर का पेपर होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस आने वाला है, बस डिलीटेड सिलेबस को छोड़ करके जो आपको इंफॉर्मेशन पहले से ही है। टाइम जो अलाउड किया गया है आपको 3 आवर्स का, यानी कंप्लीटली 3 आवर्स में आपको क्वेश्चन पेपर करना है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा जनरल इंस्ट्रक्शंस में पढ़ने वाला हूं। इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप रीड करिएगा, वेबसाइट से भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आंसर की भी है, उसको भी देख लीजिएगा। और मैं अगर बता रहा हूं आपको तो उसको भी आप जरूर नोट करिए। जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे, सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं इनको पढ़ें, जरूर पढ़ें और इसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन अपनी करें, ठीक है। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ 5 सेक्शंस A, B, C, D एंड E। जो बच्चों क्वेश्चन पेपर आपको मिलना है वो डिवाइडेड होगा आपका A, B, C, D एंड E सेक्शंस में, यानी 5 भागों में आपका क्वेश्चन पेपर बटा होगा। देयर विल बी 5 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर एंड ऑल यू हैव द 34 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र में आपको 34 प्रश्न मिलेंगे, 34 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, सारे आपको कंपलसरी मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 5 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ फिर आगे से पढ़ते हैं। सेक्शन ए पे आपको क्या मिलने वाला है? सेक्शन ए में देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 to 21 एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि जो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस है बच्चों वो आपको मिलेंगे 21 प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21, यानी 21 क्वेश्चंस देयर विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप एंड दे विल आल्सो हैव द वैरायटी इन इटसेल्फ। और इसके अंदर वैरायटी आपको मिलेगी, विभिन्नता मिलेगी। जैसे एमसीक्यू टाइप का मतलब क्या, इसमें असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कथन आधारित। इसमें क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होंगे, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग होंगे, इसमें ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया। इस तरह से प्रश्न वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास वहां पर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर ध्यान लिखिएगा। 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान जरूर रख लीजिएगा कि इस तरह का पेपर आने वाला है। तो फर्स्ट सेक्शन में तो 21 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू टाइप, जो कि 1 to 21 है। दूसरा सेक्शन बी देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 to 27 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनमें हर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 22 to 27 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। कुल क्वेश्चन होंगे 6, यानी 18 मार्क्स आपके होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की वैल्यू यहां पर 18 मार्क्स की वैल्यू होगी। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन 6 होंगे इस बार, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर जो है इनकी वर्ड लिमिट आपको एग्जाम में दी गई है वो है 60 to 80 वर्ड्स। कितना दिया गया है? 60 to 80 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहां पर लिखना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी की तरफ देखते हैं। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 28 to 30 जो है आपको मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 to 30, यानी 28, 29 एंड 30 जो है देयर विल बी द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहले बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको बता दूं, आमतौर पर बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का ही लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है और इस बार भी आ रहा है। तो 28 क्वेश्चन नंबर और 29 क्वेश्चन नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमारा, जो लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, और वर्ड लिमिट होती है 300 to 350 वर्ड्स, यानी 8 पॉइंट्स आपके कम से कम तो होने ही चाहिए 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। और इससे आगे आज ज्यादा लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, ह्यूमैनिटीज में तो ज्यादा लिखना अच्छा माना जाता है, बेटर अगर आप पॉइंट्स लिखते हैं। तो यहां पर लॉन्ग क्वेश्चंस आपके हो गए 24 मार्क्स के। कितना कैरी कर रहा है? 24 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए लॉन्ग, जिनमें से 8 into 3 यानी 8 मार्क्स तो हर क्वेश्चन कैरी करेगा, तो इज इक्वल टू 24 हो रहा है। और इससे पहले 18 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब 21 मार्क्स के क्या थे? एमसीक्यू थे। इतना आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी डिस्क्राइब आपके सामने विद आंसर्स करूंगा। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 to 33
क्वेश्चन नंबर 31 to 33 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस विद 3 सब क्वेश्चंस एंड आर ऑफ द 4 मार्क्स ईच। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 to 33 आने वाला है, 31, 32, 33 3 प्रश्न आएंगे, सोर्स बेस्ड होंगे बच्चों। सोर्स बेस्ड का मतलब क्या होता है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा क्योंकि कई बार वहां पर ब्लू कलर से कंटेंट एक बॉक्स में दिया जाता है, वो आप पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ेंगे। तो उसमें जो सोर्स होंगे उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं। उनमें हर जो सोर्स होगा एक बुक से एक सोर्स आएगा, यानी कि आपकी फर्स्ट बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, वहां से एक सोर्स, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 वहां से एक सोर्स, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 वहां से एक सोर्स आएगा। तो इन सोर्सेज में से 4 सेक्शंस इनमें दिए होंगे, क्वेश्चंस हर एक के अंदर होंगे। तो हर सोर्स अपने आप में 4 मार्क्स का हुआ, हर सोर्स कितना होगा 4 मार्क्स का हुआ, आगे हम देख लेंगे। सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन ई जो आपको मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 34, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें 5 मार्क्स का आपका मैप हो जाता है। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, यानी कि लोकेशन आपको दी जाएगी और आप उसको आइडेंटिफाई करके लिखेंगे कि कौन सी लोकेशन है, आपको देखेंगे अभी, और आपको मैप भी वहां पर एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। इसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों की यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको करना है, 5 सेशन में डिवाइडेड है, आपको देखना है इस चीज को। मैं सीधे क्वेश्चन पेपर पे आ रहा हूं ताकि ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम भी ना हो, लेकिन ये करना भी जरूरी है कि आप पैटर्न को जरूरी समझ पाए। तो हमने क्या देखा, मैं दोबारा से एक बार बताऊं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 जो है टू 21 जो है वो आपके 21 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 18 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 24 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स कैरी कर रहे हैं और 5 मार्क्स आपके कैरी कर रहा है यहाँ पर जो आपको बोलते हैं मैप वर्क। आप प्लस कर लीजिए, 8 + 2 10, 20 हो गया। यहाँ पर टोटल मैंने कर दिया है 80 मार्क्स ये टोटल आ रहा है, आप देख लीजिएगा, मैंने कर दिया है। तो 24 + 21 + 18 + 12 + 5 = 80 मार्क्स का पेपर हो गया। देख लीजिएगा फिर से, 5 मार्क्स का आपका मैप है, 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 आएंगे, 21 जो यहाँ पर है वो MCQ का क्वेश्चंस हैं, और 18 मार्क्स जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर 12 मार्क्स के सोर्स जो ब्लू कलर का कंटेंट एग्जाम में होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन पेपर में, आप वेट कर रहे होंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली इस सेक्शन पे आ सकते थे, लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शन बच्चों पढ़ना जरूरी है, इसी के बेस पे आपको प्रिपरेशन करनी है, पेपर इसी पैटर्न पे आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए सेक्शन ए को शुरू कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। सेक्शन ए को देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन कितने हैं, 1 × 21 = 21। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या करना है, सातवाहना वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर है आपका 2, उसमें सातवाहन वंश के बारे में आपने पढ़ा, इंफॉर्मेशन दी गई है, पढ़िए। ही क्लेम्ड टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास, पहला हो गया। उसने दावा किया कि वह यूनिक या अनूठा ब्राह्मण है और वह क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाला है। एंड ही क्लेम्ड टू हैव इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटरमैरिज अमंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द 4 वर्णाज, और उसने यह भी दावा किया कि उसने वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का भी कार्य किया, और उसने इंटरमैरिज जो थी, इंटरमैरिज मतलब अंतर विवाहों को रोका जी, वर्ण व्यवस्था के अंदर अलग अलग जो लोग उच्च जाति से निम्न वर्ण वगैरह में शादी कर लेते थे, वर्ण की बात कर रहे हैं। तो इनमें से छांटना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन है गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सातकर्णी, ऑप्शन डी वशिष्ठी पुत्र स्वामी श्री पुलमई। ऑप्शन में क्लियर कर दो, एनसीईआरटी में जो दिया है वही आंसर करेंगे। ऑप्शन यहां पर जो है बी बिल्कुल सही है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी सही आंसर है ऑप्शन बी, कि इन्होंने दावा किया था कि हमने यूनिक ब्राह्मण, अनूठे ब्राह्मण है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रियों के दर्प घमंड को चूर करने वाले हैं। ये आपने पढ़ चुके हैं टॉपिक, तो ऑप्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन का आप क्लियर करके देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। वीडियो लंबा होने वाला है, उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा पेपर का मैंने डिस्कशन किया है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं बच्चों। Who among the following had issued the first gold coins in the 1st century CE? Who among the following had issued the first gold coins in the 1st century CE? निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सोने के सिक्के जारी किए थे, वो भी पहली शताब्दी में, CE मतलब कॉमन इरा। कौन, 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D में। A है आपका द यौधेयाज, B है द पार्थियंस, C है द गुप्ताज एंड D है द कुशानाज। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा D, कुशानाज issued the gold coins in India first time. That is written in your NCERT टेक्स्ट बुक, देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। यौधेयाज ने तो पंजाब रीजन में इश्यू करे थे ना, कॉपर के और सिल्वर के। पार्थियंस का कोई इश्यू दिया नहीं गया एनसीईआरटी में, गुप्ताज ने बड़े पैमाने पर किए थे। तो कुशानाज डी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं।
मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी निम्नलिखित को मिलाइए और उचित का चयन कीजिए। लिस्ट ए हड़प्पन साइट दी गई है, लिस्ट बी में यानी लिस्ट सेकंड में फेमस फॉर किस चीज के लिए वो फेमस है दिया गया है, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, नागेश्वर, और इनके आगे लिखा गया अलग अलग तरह से डिटेल्स में। लोथल के आगे लिखा है स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स, जो कि ऐसा नहीं है। कालीबंगन के आगे लिखा है नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन, जैसा कि नहीं है, गलत है। धौलावीरा के आगे लिखा है एविडेंसेज ऑफ प्लॉट फील्ड फाउंड, ये गलत है। नागेश्वर के आगे लिखा है वाटर रिजर्वायर फाउंड। तो सबसे बढ़िया है कि वो आंसर छांट लेते हैं जो हमको आता है। तो धौलावीरा बहुत इजी है, आपको पता है धौलावीरा में वाटर रिजर्वायर यानी कि धौलावीरा के अंदर हमको जलाशय मिला था। गुजरात के अंदर धौलावीरा है, इंटरनेशनल आर्कोलॉजिकल साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शायद आ चुका है, या फिर कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस था। तो धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा जो आपको दिखाई दे रहा है 3 को मैच करेंगे डी के साथ, 3D के साथ मैच हो जाएगा। तो लोथल नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन 1 का बी, कालीबंगन 2 का सी। कालीबंगन में हमें प्लॉट फील्ड यानी जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगन से मिले हैं, हल रेखा भी मिली है, तो ठीक है। और 3 का डी यानी धौलावीरा में रिजर्वायर है। और 4 का ए यानी कि नागेश्वर जो है स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स। नागेश्वर जो है बच्चों वो वहां पर शंख उसके उत्पाद बनाए जाते थे, गुजरात में है, कोस्टल एरिया में है, और वो स्पेशलाइज्ड विशेष एक स्थान था जहां पे शंख उत्पादन करते थे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। मैच कर लेते हैं फिर से। 1 का बी लोथल है बी के साथ, कालीबंगन 2 का सी मिला लेते हैं, धौलावीरा मिल गया डी के साथ और नागेश्वर मिल गया ए के साथ। ध्यान रख लीजिएगा, जिस तरह से मैंने मैच किया है सुन भी लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा होने वाला है, वेट जरूर कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा वीडियो लगे या न लगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोगेमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही व्याख्या करता है एंडोगेमी की यानी अंतर्विवाह की, ठीक है। एंडोगेमी यानी अंतर्विवाह, अपनी किनशिप में शादी। ऑप्शन ए देख लेते हैं, विकल्प ए मैरिज आउटसाइड अ किन ग्रुप, ऑप्शन बी मैरिज विद इन अ किन ग्रुप, ऑप्शन सी अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, ऑप्शन डी अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। पहला ऑप्शन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही व्याख्या है अंतर्विवाह की। मैरिज आउटसाइड अ किन ग्रुप यानी कि कुल के बाहर शादी करना, बी मैरिज विद इन अ किन ग्रुप कुल के अंदर ही शादी कर देना बंधु बांधवों में, सी अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड एक महिला के कई पति होते हैं, ऑप्शन डी अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स एक व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं। आपने क्लियर सोच लिया होगा आंसर अभी तक। मैं बता दूं आपको, मैरिज विद इन अ किन ग्रुप, मैरिज विद इन, अगर आप अपने ही परिवार कुल में शादी करते हैं तो वो क्या है, एंडोगेमी है, एंडोगेमी, ठीक है। ध्यान लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। निम्नलिखित में से चित्र से छांटिए कौन सी इमेज दी गई है, और यहां पर आप देखिए किसकी इमेज है, फोटो है। चैप्टर नंबर 2 आपने अगर देखा हो, मैं बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी से लिया गया है। ऑप्शन देखिए, ए स्कल्पचर ऑफ अ गुप्ता किंग एक गुप्त राजा का मूर्ति है, बी स्कल्पचर ऑफ अ मौर्य किंग एक मौर्य शासक की मूर्ति है, ऑप्शन सी स्कल्पचर ऑफ अ कुषाणा किंग एक कुषाण राजा की मूर्ति है, डी स्कल्पचर ऑफ अ चोला किंग एक चोल राजा की मूर्ति है। तो क्लियरली आप जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और समझ चुके होंगे कि इसमें कौन सी मूर्ति है। ऑप्शन सी यानी कुषाणा किंग, कुषाण राजा की मथुरा से ये मूर्ति मिली है, कोलोजियल स्टैच्यू बोला जाता है, वहां से मिली है। तलवार हाथ में है, ओवरकोट पहना है, बूट पहने, कभी कभी लोग कनिष्क भी कहते हैं, हम कनिष्क नहीं कह रहे हैं, बट कुषाण डायनेस्टी के रूलर दिखाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। दोबारा से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही है ऑप्शन सी, कुषाणा किंग का स्टैच्यू आपको दिखाया गया है, एनसीईआरटी की बुक को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है, नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स इन द ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिन स्टूडेंट्स को नहीं करना था, जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे थे, उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है, नीचे पढ़ सकते हैं। ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर है, मैं पढ़ रहा हूं, यानी कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 की जगह में जो मैं पढ़ रहा हूं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। निम्नलिखित में से किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा में लिखी गई किसी राजा या महत्वपूर्ण व्यक्ति के। ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी सूरदास। सही विकल्प चयन करना है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, और वो की है वहां पर आप जानते हैं इस बात को, हरिसेन। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी हरिसेन ने संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, इस तरह से भी प्रश्न पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, उम्मीद है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बी लैम्स unto yourself as all of you must work out your own liberation. Be lambs unto yourself as all of you must work out your own liberation. बच्चों आपको बता दूं, ये क्वेश्चन थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर से है, और
उस चैप्टर में गौतम बुद्ध का जो लास्ट मैसेज दिया गया था उनके डिसाइपल्स को वो ये है, उसमें उन्होंने कहा था बी योर लाइट हिमसेल्फ, अपनी ज्योति। इसमें क्या है कि अपने अंदर की ज्योति स्वयं बनिए, आपको ही यह कार्य करना है, अपने मुक्ति का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना है। गौतम बुद्ध ने यह स्टेटमेंट दिया है। आइडेंटिफाई द एसेंस ऑफ द वर्ड्स ऑफ बुद्धा फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बेलो। गौतम बुद्ध का अर्थ निकालिए, मीनिंग निकालिए, एसेंस सार निकालिए जो गौतम बुद्ध कहना चाह रहे हैं। जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उनमें से छांटिए। ऑप्शन ए है वन शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग, एक व्यक्ति को अंतर आत्मा के तौर पर अंदर जुड़ना चाहिए, अंदर ही अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना चाहिए। वन शुड लिव लाइफ ऑफ ब्रह्मचर्य, एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, विवाह न करे, इस तरह की चीजें। ऑप्शन सी वन शुड फोकस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स, एक व्यक्ति को अपने फोकस करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स, अपनी डिजायर्स को, अपने इमोशंस को फील और एक्सप्रेस करना चाहिए। ऑप्शन डी वन शुड स्प्रेड रिलीजन एवरीवेयर, एक व्यक्ति को अपना धर्म का हर जगह प्रचार करना चाहिए। ऑप्शन का जो सही ऑप्शन यहां पर है वन ए, वन शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग, अपने व्यक्ति को अपने आप से खुद से जोड़ना चाहिए, अपनी खोज करनी चाहिए, आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए और उसको अपनी ज्योति स्वयं बनना है, अपना मार्ग मुक्ति का खुद ढूंढना है। यही तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच वन अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट द हिरिया कैनाल, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने हिरिया कैनाल, हिरिया नहर का निर्माण करवाया था। हिरिया नहर, ये आपका टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर में जो 4 वंशों ने शासन किया था वो थे संगम डायनेस्टी, सुलूभ डायनेस्टी, तुलुभ डायनेस्टी और अराविडु डायनेस्टी। संगम सबसे पहले आया, अराविडु सबसे अंत में आया। विजयनगर साम्राज्य आप जानते होंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? हिरिया कैनाल का निर्माण किन शासकों ने कराया? संगम डायनेस्टी ने कराया क्या? ए, बी तुलुभ डायनेस्टी ने कराया क्या? ऑप्शन सी सलूभ डायनेस्टी ने कराया क्या? डी अराविडु डायनेस्टी ने कराया क्या? ध्यान रख लीजिएगा, आता है पेपर में। संगम डायनेस्टी के शासकों ने हिरिया नहर का निर्माण करवाया था, पानी यहां से आता था राजकीय भवनों में, आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो संगम डायनेस्टी क्वेश्चन नंबर 7 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। मैंने कहा था वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं आपके लिए, तो देख लीजिएगा। यहां पर देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। द लोकल मर्चेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर हु पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड ऑफ हॉर्सेज वर कॉल्ड, यानी वह स्थानीय व्यापारी जो विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापार में संलग्न थे। घोड़ों के व्यापार में आप देखेंगे, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है ये विजयनगर था। और विजयनगर जो है इसकी स्थापना लगभग 13 सेंचुरी या 1365 अराउंड, इस तरह 1347 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो यहाँ जो विजयनगर में जो घोड़ों के व्यापार में लगे हुए व्यापारी थे उनको क्या कहा जाता था कि ए गजपति, बी महानायकाज, सी कुदरई चेट्टीज, डी नरपति। तो मैं आपको बता दूं यहां पर गजपति तो उड़ीसा के शासक थे, हाथियों के स्वामी। महानायक, नायक तो इनके कमांडर्स होते थे, कुदरई चेट्टी और नरपति तो कही जाते थे विजयनगर के शासक। लेकिन घोड़ों के व्यापारी कौन है इनमें? घोड़ों के व्यापारी हैं कुदरई चेट्टी। ठीक है, तो 8 नंबर सी क्वेश्चन सही आंसर है। कुदरई चेट्टी घोड़ों के व्यापार में संलग्न थे, दे वर इन्वॉल्वड इन द ट्रेड ऑफ द हॉर्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप तो मैं पढ़ रहा हूं, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द चिश्ती सिलसिला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, निम्नलिखित में से छांटिए चिश्ती सिलसिला का कालक्रमानुसार क्रम क्या है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सेकंड देखिए शेख फरीदुद्दीन गजे सकर, ऑप्शन थर्ड देखिए शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहा जाता है इनको, और ऑप्शन फोर्थ अगर आप देखेंगे शेख मुइनुद्दीन सिजजी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या आने वाला, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर मैं ये मान लूं कि शेख मुइनुद्दीन तो सही छपा हुआ है, सिजजी गलत लिखा है, क्योंकि सिजजी निजामुद्दीन औलिया जो थे संत थे दिल्ली के अंदर, उनके 2 शिष्य थे, अमीर खुसरो भी थे, जियाउद्दीन बर्नी भी थे और एक अमीर हसन सिजजी भी थे। मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया है शेख मुइनुद्दीन के साथ सिजजी, तो शेख मुइनुद्दीन सिजजी को मैं मान रहा हूं यहां पर चिश्ती, तो चौथा पहले आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे स्थान पर आते हैं बाबा फरीद कहा जाता है, शेख फरीदुद्दीन गजे सकर को बाबा फरीद कहा जाता था, तो सेकंड प्लेस आ गया। अब बात करते हैं थर्ड, निजामुद्दीन औलिया आ गए फर्स्ट प्लेस वाले, और फिर आ गया यहां पर जो आपके हैं नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है, तो कालक्रम किस प्रकार से बनता है? यहां पर कालक्रम इस प्रकार से बनता है कि ऑप्शन जो है ए सही है। ऑप्शन ए का मतलब जो ऑप्शन ए नहीं, सॉरी ऑप्शन ए गलत है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जो सबसे पहले यहां पर आने वाले हैं ऑप्शन डी सही है। अब डी क्यों सही है? क्योंकि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती कल्ट, चिश्ती सूफी जो लीनियज था, सिलसिला की फाउंडेशन रखी थी, स्थापित किया इन्होंने। फिर जो उसके बाद आते हैं शेख फरीदुद्दीन गजे सकर, शेख फरीदुद्दीन गजे सकर पंजाब से रिलेटेड थे। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं बाबा फरीद जिनको कहा जाता था पंजाब में शेख फरीदुद्दीन गजे सकर को, और फर्स्ट इसमें जो लिखा गया है वो है
आपके शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे, और नजीमुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इस प्रकार से बच्चों इसका सही आंसर जो है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज रीजन आर। यहां पर आपको कथन दिया गया, असर्शन अभी कथन ए दिया गया है और कारण भी बताया गया रीजन आर। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, तैयारी जरूर कर लीजिएगा। आमतौर पर मैं इसका पैटर्न बता दूं आपको, तो पॉजिटिवली आमतौर पर इसमें दोनों ही करेक्ट होते हैं कई बार। ठीक है, असर्शन ए, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस फाइंड हड़प्पन स्क्रिप्ट इनिग्मेटिक। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हड़प्पाई सभ्यता की जो लिपि है इनिग्मेटिक यानी रहस्यमयी लगी, पाया उन्होंने ऐसा। रीजन आर क्या है? हड़प्पन स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टिल डेट। हड़प्पाई जो सभ्यता की जो लिपि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसको कोई समझ नहीं पाया है। अब क्या करना है? ए, क्या बोथ ए एंड आर करेक्ट हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? ए और आर दोनों सही हैं और आर भी सही एक्सप्लेन कर रहा है क्या? ये ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आर है वो सही नहीं है। ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट। ये तो करेक्ट बता रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि भाई यह हड़प्पाई लिपि जो है इनिग्मेटिक रहस्यमयी है, बट आर इज नॉट करेक्ट, बट आर सही नहीं है, यानी कि इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये कथन गलत है, ऐसा बता रहे हैं। डी, आर इज करेक्ट, कह रहे हैं जो रीजन है वो तो सही है कि हड़प्पाई सभ्यता को पढ़ा नहीं जा सका है, बट ए इज नॉट करेक्ट। लेकिन जो स्टेटमेंट है आगे ए वाला असर्शन कि हड़प्पाई सभ्यता की लिपि रहस्यमयी है, ये गलत बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, ज्यादा ना बोलते बताऊंगा कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है कि आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि हिस्टोरियंस को लगा कि ये हड़प्पाई सभ्यता रहस्यमयी है। क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दरअसल आज तक पढ़ी ही नहीं जा चुकी है। बच्चों आज तक कोई दुनिया में इसको पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 10 का आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाद में इसको दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को रिपीट करके। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित को पूरा करिए और करेक्ट ऑप्शन भरिए। किताबुल हिंद, तो आगे क्या है? राइटर अलबरूनी, अलबरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, अरबी भाषा में तहकीक हिंद भी इसको कहा जाता है। तो रिहला के आगे क्या आएगा बच्चों ऑथर का नाम? ऑप्शन ए इब्न हकवाल हवकाल, बी इब्न जुबैर, सी इब्न कालकुश लिखा है, ऑप्शन डी इब्न बतूता। सही आंसर आप समझ गए होंगे, इब्न बतूता ने रिहला को लिखा है, सीधे डी। 11 का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे करेक्टली मैच किया गया है? लिस्ट ए में सेंटर दिखाई दे रहा है, लिस्ट सेकंड में लीडर दिखाई दे रहा है। सेंटर का मतलब क्या होता है कि 1857 की केंद्र से संबंधित है, दे आर रिलेटेड द प्लेसेस विद द 1857 रिवोल्ट। तो सेंटर्स देख लीजिएगा और आगे लीडर दिया गया है। दिल्ली में कौन लीड कर रहा था? आगे लिखा है नाना साहेब, ए। बी लिखा है कानपुर, आगे लिखा है कुंवर सिंह। सी लिखा है आरा, आगे लिखा है बहादुर शाह। और डी लिखा है लखनऊ, आगे लिखा है बिरजिस कद्र। तो करेक्टली इसमें बताया गया करेक्टली मैच कौन सा किया गया है। तो दिल्ली में नाना साहब दिखाया गया है, जो कि गलत है। दिल्ली में नाना साहब नहीं थे, दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर थे, मुगल एम्परर लास्ट वाले। कानपुर में कुंवर सिंह बताए गए, जो भी गलत है। कानपुर में कुंवर सिंह थे ही नहीं। कानपुर में तो कुंवर सिंह तो बिहार में जगदीशपुर की रियासत में थे। आरा में बहादुर शाह जफर को बताया गया, जो कि गलत है। बहादुर शाह जफर जी तो दिल्ली में थे। लखनऊ में बिरजिस कद्र को बताया गया, जो कि सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच्ड किया गया है। लखनऊ में बिरजिस कद्र लीड कर रहे थे 1857 के रिवोल्ट को अपनी मां बेगम हजरत महल के साथ। बिरजिस कद्र जो है नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, फिर से असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज रीजन आर। कथन आधारित प्रश्न है। पहला बताया गया है कथन, अभी कथन ए दिया गया है और उसके साथ रीजन यानी कारण भी दिया गया है। देखिए असर्शन ए क्या है? द संथालास वर गिवन लैंड एंड परस्यूडेड टू सेटल इन द रॉकी अपर पार्ट ऑफ द राजमहल हिल्स। यानी संथाल लोग जनजाति के जो थे उनको बंगाल के अंदर जमीनें दी गई और उनको सेटल कर दिया गया, उनको बसा दिया गया रॉकी अपर पार्ट ऑफ राजमहल की पहाड़ियों के चट्टानी हिस्सों की ऊपरी हिस्सों पर। रीजन क्या दिया गया है? द ब्रिटिश परसीव्ड ब्राह्मणीज एंड संथाल्स एज आइडियल सेटलर्स। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने यह माना कि पहाड़िया और संथाल दोनों आइडियल सेटलर्स हैं, आदर्श बासिंदे मान रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। किसको? पहाड़िया और संथाल को ब्रिटिश। ये रीजन दिया गया है। अब आपको क्या लगता है? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या दोनों ए सही है और क्या उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है? ए एंड आर सही है और क्या एक्सप्लेनेशन भी सही है? तो या बी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, यानी बोथ कथन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट आर जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत बता रहा है। क्या ऐसा है क्या? ऑप्शन सी ए इज करेक्ट, यानी कि ए करेक्ट है। संथाल को जमीन दी गई थी, उनको सेटल होने के लिए कहा गया पहाड़ी
चट्टानी हिस्से में, राजमहल के पहाड़ियों में। लेकिन आर करेक्ट नहीं है कि ब्रिटिश लोगों ने पहाड़िया और संथाल को एक आदर्श बासिंदे के रूप में देखा, नहीं, ये तो गलत बता रहा है। ऑप्शन डी आर इज करेक्ट, कह रहा है कि आर तो करेक्ट है कि ब्रिटिश परसीव्ड पहाड़ियाज एंड संथाल एज आइडियल सेटलर्स, कि उन्होंने उनको देखा कि वो आदर्श बासिंदे हैं, खेती कर सकते हैं, स्थिर खेती, पहाड़िया और संथाल। बट ए इज नॉट करेक्ट, बट ये गलत बता रहे हैं यहाँ पर। संथाल्स वर गिवन लैंड एंड परस्यूडेड टू सेटल इन द रॉकी अपर पार्ट ऑफ द राजमहल हिल्स। इन संथाल को जमीन दी गई रॉकी चट्टानों में और वहां पर राजमहल हिल्स की पहाड़ियां जो बंगाल में, खेती करो। ऑप्शन कौन सा आपके हिसाब से सही है? तो बता दो बच्चों, जो सही आंसर वो है कि सी, क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि संथाल जनजाति के लोगों को बंगाल के अंदर जमीनें दी गई, चट्टानी हिस्से में, राजमहल की पहाड़ियों में कहा गया कि कपास और चावल वगैरह खेती करिए, दामिनी एकोह के रूप में आप खेती करिए, तो बिल्कुल सही है, ए तो करेक्ट है। बट आर इज नॉट करेक्ट। लेकिन अंग्रेजों ने जो उनको घोषित किया, पहाड़िया जनजाति के लोगों, उनको तो असभ्य बोला, जंगली बोला, वो आइडियल आदर्श बासिंदे नहीं थे, अगवा बासिंदे नहीं थे, बल्कि संथाल मात्र इसमें अगवा और आइडियल सेटलर्स थे। यानी आदर्श बासिंदे कौन है? संथाल हैं, लेकिन पहाड़िया नहीं थे यहाँ पर। तो यहाँ पर गलत दिया गया है कि पहाड़िया भी आदर्श बासिंदे थे, गलत। यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान से इसको ऑप्शन को, उत्तर को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, देखिए, समझिए और उसके उत्तर को देख लीजिए किस प्रकार का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। फ्रांकोइस बर्नियर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रिंस दारा शिकोह। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, पहले कथन को पढ़िए और ऑप्शन को चूज करिए। फ्रैंकोइस बर्नियर यानी फ्रांसवा बर्नियर जो है बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ था प्रिंस, राजकुमार, सुल्तान के जो बेटे थे जिनका नाम था दारा शिकोह, है ना। दूसरा ऑप्शन है बर्नियर ट्रेवल्ड टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट्स। बहुत सारे भागों में बर्नियर घूमा और उसने बहुत सारे विवरण लिखे। किसने लिखे? बर्नियर ने लिखे। ठीक है, किसने लिखे? बर्नियर ने लिखे। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ही डेडिकेटेड हिज वर्क राइटिंग टू द किंग ऑफ फ्रांस एंड औरंगजेब। उसने अपने कार्यों का डेडिकेट किया है, समर्पित किया है। किसको? किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के किंग जो लुई था, और औरंगजेब को भी किया है। तो इसमें सही आंसर क्या बताएंगे? सही आंसर बता दें बच्चों, कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं। क्या पहला, दूसरा, तीसरा सही है? कौन सा सही आंसर? पे जाता हूं। 14 का सही आंसर बिल्कुल है और वो है आपके पास सी। सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। यानी कि औरंगजेब को तो बिल्कुल समर्पित नहीं किया था अपने उसने, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे तो वो आया ही नहीं था, वो तो आया था शाहजहां के टाइम पे। पहली बात, औरंगजेब उस समय राजकुमार रहा हुआ भले ही। दूसरी बात बता दें कि इसमें पहला आंसर सही है कि हाँ जी, वो दारा शिकोह के साथ तो जुड़ा हुआ था, एक डॉक्टर के रूप में शायद वो जुड़ा हुआ था, है ना। और साथ ही साथ उसने क्या किया, पूरे मुगल एम्पायर में घुमा भी है, तभी तो उसने बुक लिखी द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी का फर्स्ट एंड सेकंड सही है, औरंगजेब वाली बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अहोम रूलर्स बिलोंग टू। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से अहोम शासकों का संबंध है? ए दिल्ली, बी ओडिशा, सी अजमेर, डी आसाम। सी आसाम को असोम बोल लीजिए, तो ऑप्शन डी सही है। यानी 15 अहोम जनजाति आसाम में थी, इनका किंगडम आसाम में था। ध्यान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक कॉइन्स वाज मोर प्रेवलेंट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के धातु के सिक्के मुगल साम्राज्य के दौरान ज्यादा प्रचलन में थे, ज्यादा चलाए जाते थे? ए गोल्ड, बी कॉपर, सी ब्रॉन्ज और डी सिल्वर। तो मैं बता दूं आपको, चांदी। चांदी आपने देखा होगा, जोवरेनी एक ट्रैवलर था, उसने कहा था दुनिया भर की चांदी मुगल एम्पायर में घूम के आती है। ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी सही। यानी मुगलों के दौरान चांदी का सिक्का बहुत चला करता था, प्रेवलेंट था, बताया भी गया है। चांदी का बहाव, द फ्लो ऑफ द सिल्वर, तो सिल्वर वाज द मोस्ट प्रेवलेंट कॉइन इन द मुगल एम्पायर। ध्यान लीजिएगा, ऑप्शन 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। निम्नलिखित में से किसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल में लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। किसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की व्यवस्था बंगाल में लागू की थी? तो आप बहुत अच्छा जानते हैं, 8th क्लास में भी है। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने भारत में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, जिसको कि हम जमींदारी व्यवस्था भी बोल लेते हैं कई बार। इसको हम कई बार, जो आपकी बुक में लिखा होगा, इस्तमरारी टाइप ऑफ सिस्टम, इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। यही वो इस्तमरारी व्यवस्था है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, लिख लीजिएगा एग्जाम में। इस्तमरारी भी है आपके एनसीईआरटी में, हिंदी में इस्तमरारी लिखा है, इंग्लिश में भी इस्तमरारी लिखा हुआ है। इसको ही परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट?
ए, गांधी जी कौन सा निम्नलिखित में से कथन करेक्ट है? ऑप्शन ए, गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मिशन इन 1930, गांधी जी ने 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन बी, गांधी जी गेव हिज फर्स्ट स्पीच इन चंपारण, गांधी जी ने अपना पहला भाषण चंपारण में दिया। ऑप्शन सी, गांधी जी वर्कड एज रेडिकल नेशनलिस्ट लीडर, गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी गर्मपंथी नेता के रूप में कार्य किया। ऑप्शन डी, गांधी कंसिडर्ड जी.के. गोखले एज हिज पॉलिटिकल मेंटर, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो महाराष्ट्र से थे उनको अपना राजनीतिक गुरु माना या उनके वो राजनीतिक गुरु थे। इसमें गांधी जी ने 1930 में नहीं भाई 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है, उन्होंने फर्स्ट स्पीच चंपारण में नहीं दी, फर्स्ट स्पीच उन्होंने बनारस में 1916 में यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में दी थी, गलत है बी भी। ऑप्शन सी, गांधी जी वर्कड एज रेडिकल नेशनलिस्ट लीडर, नहीं, गांधी जी तो नरमपंथी मॉडरेट टाइप के व्यक्ति थे, तो रेडिकल नेशनलिस्ट लीडर तो थी ही नहीं। ऑप्शन डी, अब इसको हम पालेंगे 1915 तक चलता था ये रेडिकल और मॉडरेट वाला मामला मोस्टली, ठीक है। ऑप्शन डी सही है, द मेंटर ऑफ द महात्मा गांधी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वाज गोपाल कृष्ण गोखले फ्रॉम महाराष्ट्र, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी सही है, 18 का डी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से छांटिए कि जो करेक्टली मैच नहीं किया गया, सही रूप में मिलान नहीं किया गया जिस जोड़े को। 19 का ए देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जोड़ा गया है सहायक संधि को। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ रेप्स, लॉर्ड डलहौजी के साथ जोड़ा गया है हड़प नीति को, राज्य विलय नीति को। ऑप्शन सी, लॉर्ड हेनरी हार्डिंग्स इंट्रोड्यूस्ड द एनफील्ड राइफल्स, लॉर्ड हेनरी हार्डिंग्स का जोड़ा गया है कि जो एनफील्ड राइफल नहीं थी। ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, लॉर्ड कैनिंग के साथ जोड़ा गया है रिलीजियस डिसेबिलिटीज धार्मिक प्रतिबंधित विकलांगता कानून, इस प्रकार का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ करेक्टली, बट मैं समझ गया हूँ कि असर सही इसमें क्या है। तो इसमें 19 का डी बिल्कुल जो है वो टिक मार्क आपको करना है। लॉर्ड कैनिंग रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट जो है गलत लिखा हुआ है, बाकी ऊपर के सारे सही मैच किए गए हैं, बट डी वाला ऑप्शन सही मैच नहीं है, तो डी पे करेक्ट करना है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हेनरी वाला ठीक मामला है, लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 19 क्वेश्चन का है, क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। Who among the following was the president of Constituent Assembly? निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट था? ए, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि संविधान सभा जो बनाई गई उसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। बी आर अम्बेडकर थे। सी, राजेंद्र प्रसाद थे। डी, वल्लभ भाई पटेल थे। सही आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या अध्यक्ष थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज फेवर्ड बाय गांधी जी एज द नेशनल लैंग्वेज? निम्नलिखित में से किस भाषा को महात्मा गांधी ने कहा था कि उसको राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए? ए, हिंदी, बी, उर्दू, सी, हिंदुस्तानी, डी, इंग्लिश। तो गांधी जी का मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा जो मिश्रित भाषा है, जिसमें अरबी भाषा के भी शब्द हैं, उर्दू के शब्द भी हैं, हिंदुस्तानी भाषा वो है भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो हिंदी और हिंदुस्तानी ऑप्शन सी। 21 का क्वेश्चन का आंसर सही है सी, यानी हिंदुस्तानी भाषा को महात्मा गांधी चाहते थे कि उसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इस प्रकार से बच्चों पूरे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैंने डिस्कस करते हैं, जितना मुझे आता था, जितना मुझे समझ पाया, आपको समझा पाया, उम्मीद है आपकी हेल्प कर पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 21 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, जरूर पूरा सुन लीजिएगा, पैटर्न यही आने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ध्यान दीजिएगा। आप सेक्शन बी की तरफ चल रहे हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3 × 6 = 18, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन करने हैं। कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, आप एक क्वेश्चन चूज कर सकते हैं 2 में से, ठीक है, ऑप्शन दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 शॉर्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। डिस्क्राइब एनी 3 सोर्सेज टू नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। कोई ऐसे सोर्सेज बताइए जिनसे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के हमारे पास स्रोत क्या क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के हमारे पास स्रोत क्या क्या सोर्सेज, ठीक है। सोर्स में आप लिख सकते हो हड़प्पन सील है आपके पास, आपका वेट्स हैं, ब्लेड्स हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेज आपको मिलते हैं, बिल्डिंग्स मिलती हैं, टेराकोटा बुल मिलता है, कॉपर टूल मिल रहे हैं, टेराकोटा फिगराइन मिल रहा है, प्रीस्ट किंग मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर पुरोहित राजा, प्रोटोसिवा, मुहर मिल रही, पेड़ पौधों की मूर्तियां मिल रही हैं, गहने मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, शवाधान मिल रहे हैं, सारे स्रोत हैं, ठीक है। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम। आपको हड़प्पा सभ्यता के 3 उनकी जो जल निकासी व्यवस्था है उसकी विशेषताएं बतानी है। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था की 3 विशेषताएं, एक तो ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ है, ड्रेनेज पैटर्न बढ़िया है, ड्रेनेज बड़े और छोटे दोनों हैं, बाथरूम बढ़िया वेल कनेक्टेड है, इस तरह की बातें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी से जरूर देख लीजिएगा, कंसल्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा। मगध वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, एग्जामिन द स्टेटमेंट। मगध एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसका मूल्यांकन कीजिए। जी हाँ, मगध शक्तिशाली महाजनपद था ईसा पूर्व लगभग 400 या 500 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ गंगा जमुना का मैदान था और वहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड था, तो वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा, सरप्लस प्रोडक्शन होता था, अधिशेष उत्पादन होता था। सेना के लिए अवेलेबल थे हाथी वहाँ पर जंगलों में, हर हाथियों से बड़ी मदद मिलती थी युद्ध लड़ने में।
परिवहन के लिए गंगा जमुना के और सोन नदी के संगम पर था। परिवहन में नदियों का बड़ा योगदान था और कम्युनिकेशन के लिए नदियां वहां पर अवेलेबल थी। शक्तिशाली शासकों की नीतियां, पॉलिसीज ऑफ द रूलर्स वर आल्सो इंपॉर्टेंट टू मेक द मगध एज द पावरफुल एम्पायर। मगध के शासकों की नीतियां थी जिसने इसको शक्तिशाली महाजनपद बनाया, जिनमें से आपको बिंबसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, है ना, महापद्मानंद हो गए, इन लोग, है ना, इन लोगों ने इसको शक्तिशाली बनाया था। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को आप देख सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एज स्टेटेड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के एशियाई उत्पादन शैली के जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, उसके बारे में एनालाइज कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन तो ये है बच्चों कि जो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है सेकंड बुक का, जिसमें आपका दिया गया था किस तरह से अल-बरूनी के बारे में, जो नहीं, जिसमें बर्नियर कहता है भारत के बारे में कि भारत में जो है सारी जमीन का मालिक जो है मुगल एम्परर है। तो बाद में कॉन्सेप्ट डेवलप किया था मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स दोनों ने। तो कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा गया। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि भारत के अंदर जो है या ईस्टर्न जो पार्ट है एशिया के अंदर जो है कंप्लीट लैंड ओनरशिप जो होती है, चूंकि वो रूलर्स के पास होती है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन का सरप्लस प्रोडक्शन जो होता है, विशेष उत्पादन अनाज जो पैदा किया जाता है टैक्स के रूप में, सारा का सारा गाँव से सीधे चला जाता है रूलर्स के पास और लोग गरीब बने रह जाते हैं, उनको सरप्लस प्रोडक्शन नहीं मिलता है। विलेजेस कलेक्टिवली काम करते हैं और तब तक प्रोडक्शन जब तक वो देते रहते हैं रूलर्स को, तब तक उनको बेनिफिट मिलता है। और राजा पर डिपेंड करता है कि कब तक वो, रूलर्स पर डिपेंड करता है कब तक वो सरप्लस प्रोडक्शन लेता रहता है। बहुत जल्दी मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, इसलिए आप इसको एनसीईआरटी से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। ये कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी है मॉन्टेस्क्यू के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के जो वाटर रिसोर्सेज थे, विजयनगर साम्राज्य में वाटर रिसोर्सेज, वाटर मतलब जो उन्होंने वहाँ पर नहरें बनाए, तालाब बनाए या वाटर अवेलेबल उन्होंने करवाया। तो कुल मिलाकर के जल संसाधनों के मामले में विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने तुंगभद्रा नदी से पानी लाए, वहाँ पर नेचुरल रिजर्वायर प्राकृतिक जल कुंड बनता था, पहाड़ों से छोटी छोटी जलधाराएं आती थी, वो पानी निकाला गया, हिरिया कैनाल बनाई गई, वहाँ से पानी जाता था, कुओं का तालाबों का पानी वह प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन इस प्रकार के थे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 देखें, द पावर ऑफ द जोतेदार्स वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द जमींदार्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। चैप्टर जो आपका है थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें लिखा होगा आपके पास जो भारत में चैप्टर है हमारा, तो जोतदारों की ताकत, उसमें चैप्टर में आप देखेंगे जहाँ पे आप परमानेंट सेटलमेंट आपने पढ़ा होगा कि जोतदार जो बंगाल में रहते थे, बंगाल में जोतदार जो थे बड़ी बड़ी ज़मीनों के, लाखों हजारों एकड़ ज़मीनों के मालिक जोतदार होते थे, मनी लेंडर्स भी थे, व्यापारी थे, गांव में ही रहते थे। इनकी ज़मींदारों से शक्तियाँ ज़्यादा थी क्योंकि ये किसानों को बोलते थे कि आप ज़मींदार को टैक्स मत दीजिए, कर मत दीजिए, उनको उकसाते थे टैक्स मत दीजिए जमींदार को, खुद भी टैक्स नहीं देते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक थे। कई बार ज़मींदारी जब नीलामी ऑक्शन किया, अंग्रेज जब नीलामी करते थे, ऑक्शन करते थे कि जमींदार लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके फार्मर से नहीं दे रहा वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ऑक्शन होता था, तो जमींदार जोतदार कई बार उनको जोतदार भी उन प्रॉपर्टीज़ को खरीद लेते थे। तो जोतदार हमेशा जमींदार से शक्तिशाली से गाँव में रहते थे, गांव में किसानों पर को कर्ज देते थे, व्यापारिक रूप से मजबूत थे, ज़मीनें ज़्यादा थी, खुद खेत पे हल नहीं लगाते थे, लेकिन इनके लिए कई सैकड़ों लोग हल लगाते थे, कई हजार एकड़ ज़मीन के मालिक होते थे और ज़मींदार से ज़्यादा शक्तिशाली गांव में रहे और प्रभाव भी इनका किसानों पर था। इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो टॉपिक है बुक थर्ड जो आपकी एनसीईआरटी की है हिस्ट्री की, उससे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। आर्ट एंड लिटरेचर हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव द मेमोरी ऑफ 1857, एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव। आर्ट एंड लिटरेचर जो कला और साहित्य है उसने 1857 की क्रांति की यादों को याद रखा है, याद मतलब उसको मेमोरी को बनाए के रखा हुआ है, और इंडियन पर्सपेक्टिव यानी भारतीय दृष्टिकोण से इसके बारे में आपको बताना है। किसके हिसाब से बताना है? भारतीय दृष्टिकोण से इस तरह से आपको इसको बताना है। तो भारतीय दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं कि जब आपने देखा होगा, आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी फोटो इमेजेस दी गई हैं 1857 के रिबेलियन रिवोल्ट के बारे में। तो वहाँ पर जो इमेजेस, बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं, इंग्लैंड में लॉर्ड कैनिंग के बारे में हो गया, कानपुर की मिल्स हीलर हो गया, पेंटिंग इन मेमोरियन जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाया, लखनऊ में बनाया गया है, ये बहुत सारी पेंटिंग है। लेकिन भारत वालों ने क्या किया, उन्होंने पेंटिंग बनाई। तो हमने क्या है, झांसी की रानी के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने बाद में कविता लिख ली थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये मेमोरी को मेंटेन करने का साहित्य में एक तरीका था 1857 की क्रांति को। दूसरा मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत सारे रेखांकन, आर्ट क्राफ्ट यानी आर्ट पेंटिंग वगैरह से भी बनाई गई थी, जिसमें झांसी की रानी को पोर्ट्रेट किया जाता था अपने बच्चे को पीठ पर लेते हुए, और जब वो रणभूमि में बैटलफील्ड की तरफ जा रही है, इस तरह से भी दिखाया गया, ठीक है। और झांसी की रानी को तो हमेशा पोर्ट्रेट किया ही गया है कि अपने हथियार के साथ अपने घोड़े में बैठे हुए, बच्चा अपने पीठ पर मान के और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। और गाना है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कला के माध्यम से यहाँ पर योगदान दिया है, कला नहीं साहित्य के माध्यम से योगदान दिया है। तो इसी प्रकार से अन्य हीरो जो हमारे बहुत सारे हीरो हैं,
नाना साहेब वगैरह, इनकी यादों को कविताओं कहानियों के माध्यम से आगे ले जाया गया। तो हीरोइक पोएम्स, यानी कि हीरोइक पोएम्स मतलब जो एक नायकों वाली कविताएं इनके बारे में लिखी गई थी, जिसे मुख्य रूप से में झांसी की रानी ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारी पेंटिंग्स बाद में बनाई जाने लग गई थी 1857 की क्रांति से संबंध में, भारत के हीरों के संबंध में, ठीक है। तो इनको हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया साहित्य में भी और कला में भी बाद में, जिससे इनकी यादें जो है लोगों के समाज में बाद में भी आती रहीं, बाद में भी पड़ी रहीं। तो इस तरीके से ये बिंदु आ जाते हैं, ठीक है। झांसी की रानी ने मुख्य रूप से लड़ा है इसको 1857 के रिवोल्ट को। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो झांसी की रानी का क्वेश्चन नहीं, टॉपिक ढंग से लिख के आप कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप जरूर देखें, पेंटिंग्स वाला पूरा टॉपिक है, बहुत सारी पेंटिंग्स दी गई हैं, उसको जरूर देखें। इंडियन पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, तो इंडियन पर्सपेक्टिव वाला हिस्सा आप देखेंगे, वो लास्ट पोर्शन में आएगा, झांसी की रानी स्पेशली मेंशन किया गया है, नोट कर लीजिएगा। और करके ऑप्शन दे रखा है, रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। कि अफवाहों और भविष्यवाणियों ने, रूमर्स मतलब अफवाहें, प्रोफेसीज मतलब भविष्यवाणियां, अफवाहें और भविष्यवाणियों ने 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले किया, बताइए। तो मैं बता दूं कौन कौन सी अफवाहें उड़ रही थी। चर्बी लगे कारतूस का अफवाह उड़ चुकी थी, या ये तो सत्य घटना भी हो सकती है। इसके अलावा कि हड्डियों का चूरा, तो वहां पर एक तरह से पाउडर जो मिलाया जा रहा है काऊ का, पिग का आटे में, ऐसा बताया जा रहा था। तो ये भी एक अफवाह फैल रही थी। एक अफवाह ये फैल रही थी कि जो अंग्रेज हैं ईसाई बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की अफवाहें उस समय उड़ रही थी, तो ये भी अफवाह थी। और अगर और बात करेंगे कि एक जो खलासी, जो वहाँ पर व्यक्ति जिसने पानी पिलाने से मना कर दिया था किसी उच्च जाति के ब्राह्मण सैनिक को, तो वहाँ से अफवाह फैल गई कि भाई चर्बी लगा हुआ है गाय और सुअर का, किस पे, राइफल इनफील्ड पे है। चपाती बांटने की अफवाह थी। चपाती आप समझते होंगे कि रोटियां गांव गांव में कोई व्यक्ति बांटता था और बोलता था कि आगे जाकर के 5 रोटी तुम बांटना बना करके। तो ये क्या मैसेज दिया जा रहा है, कमल का फूल, लोटस फ्लावर दिया जाता था। ये सारी अफवाहें उड़ रही थी। और प्रोफेसीज की बात करेंगे, देयर वाज अ र्यूमर 23 जून 1957, 23 जून 1957 को अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके राज को 100 साल पूरे हो जाएंगे, ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही थी। क्योंकि 1757 को प्लासी का वॉर हुआ था और 1857 को फाइनली दे 100 ईयर्स कंप्लीट कर रहे थे। तो 23 जून को इनका एंड हो जाएगा, 1857 में 100 साल पूरे हो जाएंगे, भविष्यवाणी थी, और अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, ऐसी अफवाह थी। तो लोग भी जोश में आ गए थे। तो अफवाहों का और इन प्रकार की भविष्यवाणी का असर बहुत पड़ा और लोग पार्टिसिपेट करने के लिए कूद पड़े। क्वेश्चन को ढंग से जरूर देख लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी में इनको डिस्कस किया है। तो इस प्रकार के 3 नंबर के 6 प्रश्न आपके पास आने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन सी में देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ढंग से देख लेते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिलेंगे। 8 × 3 = 24, 24 मार्क्स कैरी करता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ये ट्रेडिशनल मेथड है सीबीएसई का, 8 मार्क्स के क्वेश्चन लॉन्ग पूछता है, ठीक है। देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्क्राइब द फैमिलियल रिलेशनशिप ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग महाभारत। महाभारत के दौरान जो फैमिलियल रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंध जो देखे गए हैं, उनके बारे में बताइए। तो इसको दो आपको डिस्क्राइब करना है। अगर आपने महाभारत वाला टॉपिक जो पढ़ा है चैप्टर नंबर 3, किनशिप कास्ट एंड क्लास, यानी बंधुत्व जाति और वर्ग, तो आप ढंग से उसको कर सकते हैं, जिसमें लिखा होगा कि परिवार में आमतौर पर जो है खून के रिश्ते के आधार पर लोग जुड़े हुए थे, है ना। इसके अलावा वहाँ पर खून के रिश्ते के आधार पर जुड़ने होने के कारण दिखाया गया महाभारत में किस तरह से कौरव और पांडव भाई थे, लेकिन जमीन के लिए उनके बीच में झगड़ा हुआ। आमतौर पर पितृवंशिकता का पालन करते थे, यानी कि पैट्रिलिनियल सोसाइटी, पितृवंशिकता फॉलो की जाती थी, है ना। माता की आज्ञा पिता को, बच्चे को माननी पड़ती थी, जैसे युधिष्ठिर और वगैरह उनके भाई अपनी माँ कुंती की बातें मान रहे हैं, ठीक है। वुमन को राइट नहीं दिया गया है किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का, जो महाभारत से ही पता चलता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बिंदु आपको यहाँ पर आते हैं कि वर्ण व्यवस्था का पालन करने पर जोर दिया जाता था, लेकिन वर्ण व्यवस्था का पालन ही नहीं होता था, जरूरी नहीं है। इसके अलावा महिलाओं को कोई विशेष प्रकार का अधिकार संपत्ति का नहीं दिया जा रहा था, जो कि महाभारत हमें बता रहा है। प्रभावती गुप्त भले ही एक्सेप्शन है, अंतर्विवाह और वगैरह भी होता था, बहिर्विवाह एंडोगोमी एक्सोगोमी होती थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। 8 टाइप ऑफ मैरिजेस बताई गई हैं, ये भी महाभारत का है। तो ये टॉपिक आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इन क्वेश्चन को मैं अलग से एक वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दूंगा, बढ़िया पॉइंट वाइज आपको। तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इनके आंसर आपको प्रिपेयर करके बता दूंगा, जो कि अच्छे से वीडियो में दोबारा अलग से बताया जा सकता है। डिस्क्राइब द सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज ड्यूरिंग महाभारत पीरियड, यानी आपको सामाजिक जो इंप्लीकेशंस हैं, प्रभाव हैं, वो ड्यूरिंग महाभारत काल के क्या इंप्लीकेशन उनके थे, क्या प्रभाव थे सामाजिक समाज पर, रिसोर्सेज के जो संसाधन थे, धन था, संपत्ति था, उस पर अधिकार के मामले में। तो सबसे पहले बताएंगे रिसोर्स ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड क्या था। जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी मतलब लिंग के आधार पर महिला का अधिकार संपत्ति पर होगा, यानी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार लिंग के आधार पर नहीं दिया गया था, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र ब्राह्मणों ने संस्कृत में लिखे थे। विशेष रूप से मनुस्मृति बताती है कि महिलाओं को
पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है, बल्कि 4 बेटे और उनमें सबसे बड़े बेटे को अधिकार मिलेगा। लेकिन वुमन को राइट दिया गया है यहाँ पर क्या, स्त्रीधन। स्त्रीधन वुमन कुड हैव, स्त्रीधन होगा जो उसको शादी के वक्त में जो मिलेगा पति के द्वारा, नहीं पिता के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, भाई के द्वारा गिफ्ट में जो कुछ मिलेगा वो स्त्रीधन है, और उसको खर्च नहीं करेगी, अपने लिए खर्च कर सकती है और पति को न दे कोई दिक्कत नहीं है, पर स्त्रीधन स्त्री का धन होगा, ये वहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। सबसे बड़े बेटे को विशेष अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी का, ये भी है, और बाकी संपत्ति बांट दी जाएगी। इसके अलावा वर्ण के बेस पे बात की गई है कि वर्ण के आधार पर जो सबसे निम्न वर्ण शूद्र है उसको संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया था, किसमें, महाभारत के अंदर। तो ये सामाजिक प्रभाव वहाँ पर महाभारत पीरियड में, महाभारत काल में आप देख सकते हैं किस प्रकार से संपत्ति के मामले में 2 प्रकार से जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द जो आपका वर्ण सिस्टम जो है वहाँ पर, उसके बेसिस पर भी वहाँ पर वर्ण के बेस पर भी प्रॉपर्टी का राइट दिया गया है। इसको ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एनालाइज द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ आईने अकबरी एज द सोर्स ऑफ अकबर सरीन, यानी कि आईने अकबरी जो है वो अकबर के साम्राज्य की विशेष जानकारी देती है, इसके बारे में आपको बताना है। ये चैप्टर नंबर आपका जो है सेकंड बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है, एग्रेरियन सोसाइटी मुगल एम्पायर, एक कृषि समाज मुगल साम्राज्य। तो आईने अकबरी की विशेषताएं यहाँ पर पूछी गई। आईने अकबरी अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखी थी किताब अकबर के कहने पर, इसमें, और ये अकबरनामा एक बुक है, उसका एक भाग है। तो आईने अकबरी में बहुत डिटेल जानकारी, इंफॉर्मेशन, डिटेल मतलब डिटेल, बहुत सारी डिटेल, आंकड़े, स्टैटिस्टिकल डाटा इसमें दिया गया है। आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रांत सूबाज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, रिलीजन के बारे में बेसिस पे इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जी, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है अकबर के साम्राज्य के बारे में। लिमिटेशंस क्या है कि यहाँ पर जो है बहुत सारी गलतियाँ टोटलिंग वगैरह में की गई हैं, तो इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और करके क्वेश्चन, एग्जामिन द वेज इन विच पंचायत एंड विलेज हेडमैन रेगुलेटेड द मुगल रूरल सोसाइटी। एक आपको मूल्यांकन करना है कि मुगल समाज में पंचायतें और गांव थे, मुखिया जो गांव के थे वो ग्रामीण समाज को नियंत्रित करते थे, मुखियाओं की चलती थी, पंचायत में फैसले लिए जाते थे, इस तरह की बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मुगल समाज के अंदर क्या था, पंचायत जो है बहुत बुजुर्गों की सभा होती थी, पंचायत डिसीजन लेती थी, पंचायत मतलब ग्रुप बना करके पंचायत में निर्णय लिए जाते थे, ग्रुप होते थे, आज भी ग्रुप होते हैं गांव में, ठीक है। और वहां पर उनको कर लगाने का टैक्स जो होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे पंचायत वाले, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें आपको पढ़ने को, जब आप अलग से मुझे बोलेंगे अलग वीडियो बनाने को तो अब इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। एग्जामिन द वेज इन विच पंचायत, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें क्या क्या हुआ, कब इंसिडेंट हुआ, क्या घटना हुई, चौरी चौरा घटना कब हुई, महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया, स्लोगन दिया, कौन कौन सी घटनाएं देश भर में होती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपको सविनय अयोग्य आंदोलन के महत्वपूर्ण विशेषताएं, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बतानी है। सॉल्ट मूवमेंट को कह सकते हैं इसको, कब महात्मा गांधी ने शुरू किया, क्यों शुरू किया, इंपॉर्टेंस क्या है, कहां से कहां तक हुआ, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या मूवमेंट के दौरान इंपॉर्टेंट फेजेस आए, गोलमेज सम्मेलन भी इसके अंदर आ सकता है। तो इस तरह की चीजें क्वेश्चन नंबर 30 है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सोर्स बेस्ड, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके पास 3 आने वाले हैं। 30 नंबर क्वेश्चन सोर्स बेस्ड जो यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है वो सांची इन द 19th सेंचुरी, सांची के स्तूपा से रिलेटेड है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक पूरा सोर्स, 4 मार्क्स का पूरा सोर्स है, 3 सोर्स ऐसे ऐसे आएंगे। 12 मार्क्स का आपका सोर्स होगा सेक्शन डी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न क्या रहेगा। सोर्स में एक 4 नंबर के सोर्स के अंदर 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिनमें 1 मार्क के क्वेश्चन 2 होंगे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वाई वाज सांची एन इंटरेस्ट टू अलेक्जेंडर कनिंघम, इस तरह की चीजें हैं। 32 नंबर का सोर्स देखिए, लव फॉर द लॉर्ड, यहाँ पर लिखा है, तो सोर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मीराबाई से रिलेटेड सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन देख लीजिए नीचे कि आप सोर्स को पढ़िए और वहाँ पर क्वेश्चन जो दिए गए उनको पढ़ लीजिएगा। ये सोर्स जो आपका रिलेटेड है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से, संविधान का निर्माण जो है, ठीक है। इसमें भी 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब सेक्शन ई पे आते हैं, क्योंकि वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आप आराम से इसको कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। अलग से आप रिकमेंड करते हैं बाद में, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। 5 नंबर का मैप आने वाला है 1 to 5। अब देख लेते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 का देखिए 34.1। तो 3 नंबर के शुरू के क्वेश्चन, एक नंबर के 3 प्रश्न आने वाले। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, दिए गए भारत के मानचित्र पर आपको क्या करना है कि
सिंबल के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से दिखाना है, अप्रोप्रिएट सिंबल जो दिखाना है आपको। मैप आपको मिल जाएगा। अमरावती जो स्तूप है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में बच्चों। अब राजधानी बनने वाली है अमरावती, आंध्र प्रदेश राज्य की, ठीक है। राखीगढ़ी दिखाना है, इंडस वैली साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है, आप हरियाणा में लोकेट कर दीजिएगा। आगरा, टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, मुगल्स के जो टेरिटरी थी आगरा, वो आपको दिखानी है, यूपी में है, ठीक है। और अगर आप आगरा नहीं दिखाएं तो ऑप्शन दिया गया थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर, विजयनगर, कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो विजयनगर थी वो दिखानी है, तो कर्नाटक में दिखा देंगे, मैसूर के नजदीक विजयनगर, हम्पी जो शहर है। अब 34.2 भी दिया गया है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, बस आपको वहां पर लोकेशन दी गई रहेगी, ए या बी लिखा होगा पेपर के अंदर, 2 मार्क्स का आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, और आपको छांटना है कौन सा प्लेस है, ठीक है। ऑन द सेम आउटलाइन मैप 2 places have been marked as A and B and as the centers of revolt of 1857. Identify them and write their correct name to the lines drawn on them. आपको क्या करना है? आउटलाइन मैप देखना है, 2 स्थान दिखाए गए ए और बी। आपने 1857 की क्रांति के 2 जगह यहाँ पर छांटनी है, उनका करेक्ट नाम वहाँ पर लिखना है। मैप दिया गया है, मैप को ध्यान से देख लीजिए। 1857 के रिवोल्ट का सेंटर दिखाया गया है ए आप स्पष्ट देखेंगे तो आपको बता दूं ये जगह है झांसी। ऑप्शन बी दिया गया है तो ये कलकत्ता यानी कि कोलकाता जगह दिखाई गई जो 1857 के रिवोल्ट का सेंटर था करेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन हो चुका है, आपने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर नीचे लिखा है, नोट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 जो मैप का वो नहीं कर पाएंगे उनके करेंगे, उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है। 34.1 विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए 34.1 मेंशन एनी 2 साइट्स ऑफ द मैच्योर्ड हड़प्पन पीरियड। मैच्योर परिपक्व हड़प्पा काल के कुछ ही किन्हीं 2 स्थलों का नाम लिखिए, उल्लेख कीजिए। तो लिख लीजिएगा कालीबंगन, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कोई भी 2 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30.2 मेंशन एनी 1 टेरिटरी अंडर मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है मुगल टेरिटरी के अंडर मुगल टेरिटरी कोई थी उसका कोई नाम बता दीजिए। आगरा लिख लीजिए, लाहौर लिख लीजिए, गोवा लिख लीजिए या फिर दिल्ली लिख लीजिए, कोई भी आ जाएगा, ठीक है। और नेम द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम बताइए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम था विजयनगर, या फिर इसको कह सकते हैं आप हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 34.3 ये 2 मार्क्स का दिखा रहा है इस क्वेश्चन को। मेंशन एनी 2 सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 केंद्रों के नाम बताइए। नहीं सॉरी, मेंशन एनी 2 सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के 2 केंद्रों के नाम बताइए। 1857 की क्रांति के 2 केंद्र, दिल्ली लिख लीजिएगा, नहीं तो झांसी लिख लीजिएगा, नहीं तो कोलकाता लिख लीजिएगा, बरेली लिख सकते हैं अगर आप ऑप्शन में एनसीईआरटी में है, या फिर आप कानपुर लिखिए, लखनऊ लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो विजुअली इंपायर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 34.1 क्वेश्चन उसमें 2 साइड्स पूछी गई हैं जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34.2 है वो क्वेश्चन 1 मार्क का है, और क्वेश्चन नंबर 34.3 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स का मैप आपका हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा ये डिस्क्राइब करना बताना सही लगा होगा। कहीं पर कोई गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर पढ़ने में, समझाने में। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो बनाया जा सकता है। कोई क्वेश्चन आपको मिलता है ऐसा, कोई जानकारी आपको चाहिए हो, और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लीजिएगा। पैटर्न एक बार आप समझ लेते हैं उसी के बेसिस पर आप प्रिपरेशन करिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मैंने आपको एक अच्छा वीडियो बना कर दिया होगा और इससे आपको कोई हेल्प मिल पाएगी। और मेरा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।